एंड स्वागत है आपका गोपाल कॉन्सेप्ट में। कल के वीडियो में हम एनसीईआरटी के ईवीएस के सीरीज में हम तीसरी और चौथी कक्षा के एनसीईआरटी का डिस्कशन किया था। आज हम कंटिन्यू करते हुए पाँचवीं कक्षा के एनसीईआरटी का डिस्कशन करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सीटेट में एनसीईआरटी से सीटेट में ईवीएस से 30 नंबर पूछा जाता है, जिसमें 15 पेडागोजी और 15 कंटेंट पूछा जाता है। 15 कंटेंट जो होता है वो कम्प्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड होता है, यानी तीसरी से लेके पाँचवीं तक के एनसीईआरटी से ही पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं पाँचवीं कक्षा की एनसीईआरटी। इसमें चींटियों के बारे में पहला स्लाइड है। चींटियों के बारे में मतलब कीट के बारे में। तो देखिए, चींटियां चलते समय ज़मीन पर कुछ ऐसा छोड़ती है जिसे सुनकर पीछे आने वाले चींटियों को रास्ता मिल जाता है। ये चींटियों के बारे में कहा गया है कि चींटियां एक कतार में चलती हैं। आगे वाले चींटी कुछ ऐसा चीज़ छोड़ते हैं जिसको सुन करके पीछे वाले चींटी जाती है। रेशम का कीड़ा मादा कीड़ा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता है। रेशम का जो कीड़ा होता है मादा कीड़े को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता है। मच्छर हमारे शरीर की गंध खासकर पैरों के तलवे की और शरीर की गर्मी से हमें ढूंढ लेते। मच्छर जो है हमारे शरीर के गंध और पैर के तलवे जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म रहता है, उसकी गर्माहट से पता कर लेता है। एक कुत्ता दूसरे कुत्ते के मलमूत्र की गंध से जान लेता है कि उसके इलाका के बाहर का कोई कुत्ता आया था या नहीं। एक कुत्ता जो है दूसरे कुत्ते को मूत्र की गंध से पहचानता है। ज़्यादातर पक्षियों की आंखें उसके सिर के दोनों तरफ होते हैं। पक्षी जो है उसका आंखें जो है उसके सिर के दोनों तरफ होती है। ठीक है, यह एक ही समय में दो अलग अलग चीज़ों पर नज़र डाल लेते हैं। जब यह बिल्कुल सामने देखते हैं तब इनकी दोनों आंखें एक ही चीज़ पर होती है। जब सामने देखते हैं तो दोनों आंखें एक ही चीज़ पर होता है, लेकिन ये एक साथ दो अलग अलग चीज़ों पर नज़र रख सकती हैं। कई पक्षी अपने गर्दन बहुत हिलाते हैं। कई पक्षी जो है अपने गर्दन बहुत हिलाते हैं। ज़्यादातर पक्षियों की आंखें की पुतली घूम नहीं सकती है, वो अपने गर्दन घुमाकर ही आसपास देखती है। तो जैसे इसमें उल्लू हुआ, वो 270 डिग्री तक अपने गर्दन को हिला लेती है, घुमा लेती है। मैना झटके से अपने गर्दन को आगे पीछे करती है। मैना चील और बाज चील बाज और गीद जैसे पक्षी हमसे 4 गुना दूर तक देखता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इससे क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। चील जो है हम लोगों से 4 गुना ज़्यादा दूर तक देख पाता है। अब बाघ के बारे में देख लेते हैं कि बाघ के बारे में क्या कहा गया।
बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख पाता है। बाघ जो है अंधेरे में हमसे 6 गुना ज़्यादा बेहतर देख पाता है। बाघ की मूछें हवा में हुए कंपन को भांप लेती हैं। हवा में हुए कंपन को भांप लेती हैं बाघ के मूछें। बाघ अपने इलाके में मूत्र करके अपनी गंध छोड़ जाते हैं। यह इलाका कई किलोमीटर बड़ा हो सकता है। एक बार किसी दूसरे बाघ के मूत्र की गंध को झट पहचान लेती। एक बाघ, यहाँ बाघ होगा, एक बाघ किसी दूसरे बाघ के मूत्र की गंध से झट पहचान लेती है। ठीक है, बाघ भी जो है वो मूत्र से ही पहचानते हैं, मूत्र की गंध से ही, और कुत्ता भी। बाघ का दहाड़ जो होता है 3 किलोमीटर तक सुना जा सकता है। बाघ की दहाड़ 3 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता है। बाघ हवा से पत्ते के हिलने और शिकार की झाड़ियों में हिलने से हुई आवाज़ में अंतर भाप लेते हैं। कौन सा पत्ता हवा द्वारा हिलता है या कौन सा पत्ता शिकार द्वारा हिलता है, उसमें अंतर बाघ पता कर लेता है। बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज़ के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत ज़्यादा घूम भी जाती है। बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज़ के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत ज़्यादा घूम जाती है। बाघ के कान घूम भी जाती है। दिन में जागने वाले जानवर जो होते हैं, दिन में जो जानवर जागते हैं, कुछ रंग देख पाते हैं। जो जानवर दिन में जागते हैं वो कुछ रंग देख पाते हैं। रात में जागने वाले जानवर हर चीज़ को सफ़ेद और काली देखती है। रात में जागने वाले जानवर जो है हर चीज़ को सफ़ेद देखती है या तो काली देखती है, दो ही रंग पता चलता है। यानी उल्लू रात में जगते हैं तो उसको भी दो ही रंग का पता चल पाता है, सफ़ेद और काली। सांप के बाहर कान नहीं होते, सांप के बाहरी कान नहीं होते हैं। वह जमीन पर हुए कंपन को सुन पाता है। सांप को भी कान नहीं होता है, वो कंपन के द्वारा फील कर पाता है। पेड़ पर बैठा लंगूर एक खास आवाज़ निकालकर अपने साथियों को मुसीबत के समय संदेश देता है। पेड़ पर बैठा लंगूर जो होता है एक तरह का स्पेसिफिक आवाज़ निकालता है, जिसके कारण और लंगूर उसके आवाज़ को पहचान पाता है कि ये मुसीबत में है। जानवर को मारे जाने का कारण, देखिए अब कुछ कारण है जानवर को क्यों मारा जाता है। तो देखिए, जानवर हाथी को मारा जाता है, दांत के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध, बहुत कॉस्टली होता है। गेंडा को मारा जाता है, उसके सींग के लिए बहुत ज़्यादा डिमांड है। चीता, मगरमच्छ, सांप को मारा जाता है इसके त्वचा के लिए, क्योंकि इसकी त्वचा बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, बहुत डिमांड है। कस्तूरी हिरण को मारा जाता है उसकी खुशबू के लिए, बहुत ज़्यादा खुशबू होता है। कुछ जगह पर देखिए शिकार करना मना है। अब वो कौन कौन सा जगह है? उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क और राजस्थान का भरतपुर में काला घना देव अभयारण्य। देखिए, उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क और भरतपुर राजस्थान में काला घना देव अभयारण्य, यहाँ पे जो है शिकार करना मना है, प्रतिबंधित है। आगे देख लेते हैं। अब स्लोथ के बारे में देखते हैं, एनसीईआरटी में क्या क्या इसके बारे में लिखा गया है। स्लोथ जो है, ये है स्लोथ। यह भालू जैसा दिखता है, लेकिन ये भालू तो नहीं होता है। सोना जैसा दिखने वाला हर चीज़ सोना नहीं होता है, उसी तरह से भालू जैसा दिखता है, तो इस पे भी रिलेट कर सकते हैं। एक दिन में 17 घंटे पेड़ से उल्टे सिर लटका कर सोते हैं, पूरे दिन सोने का ही काम करता है। स्लोथ है तो स्लो हो गया ही,
पूरे दिन सोते ही रहता है, यानी 17 घंटा सोता है। और हम आपको बताए थे हाथी भी जो है 2 से 4 घंटा ही सोता है हाथी, यानी वो 20 घंटा के आसपास जगता ही है। लेकिन स्लोथ जो है वो 17 घंटा सोता है। यह जिस पेड़ पे रहते उसी पेड़ के पत्ते खाकर पलते हैं, यानी जिस पेड़ पे रहते उसी पेड़ का पत्ते खाकर पलते हैं। जब भी अपने पेड़ के सारे पत्ते खा लेते हैं तभी वो पास के पेड़ पर जाते हैं। जब तक पेड़ का पत्ता खत्म नहीं हो जाए तब तक स्लोथ उस पेड़ से नहीं उतरता है, इतना आलसी होता है। लगभग 40 वर्ष के अपने पूरे जीवन में यह मुश्किल से 8 पैर पर घूमने की तकलीफ उठाते हैं। 40 वर्ष में सिर्फ 8 पैर पे जाते हैं। यह सप्ताह में एक बार सोच करने के लिए नीचे उतरते। बात से ही स्पष्ट होता है, जब 40 वर्ष में 8 पैर पे ही गया तो कितना खाया होगा, और जब जितना खाएगा उतने ही ना सोच करेगा, तो बहुत ही आलसी होता है पैर पे। अब देखिए इसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। सबसे पहले तो ये भालू जैसा दिखता है, लेकिन भालू होता नहीं। 17 घंटा सोता है, पैर पे उल्टे लटके हुए रहता है और उसी का पत्ता खाता है। जब तक पैर का पत्ता खत्म नहीं होता है तब तक दूसरे पैर पर नहीं जाता है। 40 वर्ष के पूरे जीवन में 8 पैर पर घूमने का तकलीफ उठाता है। सप्ताह में एक बार सोच करता है। देखिए यही है स्लोथ, उल्टा लटका हुआ। हमारे देश में पाए जाने वाले सांप में केवल 4 तरह के सांप ही जहरीले होते हैं। देखिए हमारे देश में जो भी सांप पाए जाते हैं उसमें से सिर्फ 4 तरह के जो सांप होते हैं वही जहरीले होते हैं, बाद बाकी कोई भी सांप जहरीला नहीं होता है। तो जहरीले सांप 4 तरह के होते हैं, तो कौन कौन से होते हैं उसके ग्रुप को हम पता करते हैं, देखते हैं कौन कौन सा है। तो पहला है नाग, दूसरा है करेत, और तीसरा है दुबोइया, और चौथा है अफाई। अच्छा से याद रखिए आप, नाग, करेत, दुबैया, अफाई। देखिए ये है नाग, ये है करेत, ये है दुबैया, अफाई। सिर्फ यही 4 तरह की प्रजाति जो है बहुत जहरीला होता है, बाद बाकी कोई भी सांप जहरीला नहीं होता है हमारे देश में। जब सांप किसी को काटता है तो उसके तो खोखले जहर वाले दांत से उस व्यक्ति के शरीर में जहर चला जाता है। सांप का खोखला दांत जो होता है उसी से व्यक्ति में जहर जाता है। जहर के असर खत्म करने के लिए दवाई सीरम सांप के जहर से ही बनाया जाता है। सीरम जो है सीरम सांप के जहर से ही बनाया जाता है। तो एक कहावत सुने होंगे, लोहा लोहा को काटता है, सोना सोना को काटता है, जहर जहर को काटता है। तो वही बात है, सांप के जहर से ही सांप के जहर खत्म करने की दवा बनाया जाता है। अब देखिए सीटेट का बहुत ही इम्पोर्टेंट ये पॉइंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट। पिचर प्लांट, घटपर्णी पौधा। देखिए होता क्या है, पिचर प्लांट जो है बेसिकली ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय राज्य में मिलता है। कहाँ मिलता है इसका लोकेशन पता होना चाहिए। यह पौधा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय राज्य में मिलता है। अब देखिए होता क्या है, इसका आकार लंबे घड़े के जैसे होते हैं जिसके ऊपर एक पत्ता का ढक्कन लगाता है। देखिए ये मग के जैसा या घड़ा के जैसा आकार है।
ये खुला हुआ भाग है और ऊपर से देखिए एक पत्ता यहाँ लगा हुआ है, ठीक है। इस घड़े से जो है एक खास तरह की खुशबू निकलती है, जिसकी वजह से कीड़ा जो है वो बहुत ज़्यादा इस खुशबू पे अट्रैक्ट होता है। और अट्रैक्ट होने के बाद जैसे वो कीड़ा यहाँ आता है तो इस पौधे का प्रॉपर्टी है या उसका बेसिकली नेचुरल गुण है, जैसे कीड़ा यहाँ आया शिकार जैसे आया तो ये ढक्कन ऑलरेडी ऐसे बंद हो जाता है, बंद हो गया और कीड़ा उसमें फंस जाता है और फंसने के बाद ये पौधा उसको खा जाता है। ऐसा क्यों होता है? एक पौधा कीड़ा को क्यों खाता है? खास करके ये घटवर्णी पौधा जो है पिचर प्लांट, ये कीड़ा क्यों खाता है? तो देखिए होता क्या है, कहा जाता है इस पौधे को, ये जहाँ उगता है वहाँ नाइट्रोजन की कमी होती है और उसी नाइट्रोजन को पूरा करने के लिए ये शिकारी करते हैं, इसलिए इसे नेफेंथिस या शिकारी पौधा कहा जाता है। अब देखिए कुछ चीज़ जो हमारे देश में आया है कहाँ से। हमारे देश में मिर्च जो है, मिर्च पुर्तगाल देश के व्यापारी दक्षिण अमेरिका से भारत लाए थे। मिर्च तो है दक्षिण अमेरिका के, लेकिन लाए कौन? पुर्तगाली। पौधे स्वयं अपने बीज को दूर छिटक देती है, जैसे सोयाबीन की फलियां पककर जब सूख जाती है तो छिटक कर बिखरने लगती है। कुछ पौधा ऐसा है जिसका फल पकने के बाद, सूखने के बाद फूटता है, आवाज़ के साथ फटता है और बिखर जाता है। अब पेट्रोलियम देखिए, पेट्रोलियम गहरे गाढ़े रंग का बदबूदार तेल होता है। पेट्रोलियम जो है, पेट्रोलियम होता है देखिए गहरे गाढ़े रंग का बदबूदार तेल होता है। जब पेट्रोलियम निकलता है तो वाकई में पेट्रोलियम एक चिपचिपा होता है पदार्थ, चिपचिपा पदार्थ होता है। लेकिन इसको क्या किया जाता है, रिफाइनरी में भेजा जाता है और रिफाइनरी में भेजा जाता है पेट्रोलियम से हमें एलपीजी, मोम, कोलतार और ग्रीस। जब रिफाइनरी में इसको भेजा जाता है तो प्यूरिफाई करने के बाद पेट्रोल बनता है। इसमें एलपीजी गैस, मोम, कोलतार जिससे रोड बनता है, ग्रीस, ये सब चीज़ हमें पेट्रोलियम से ही प्राप्त हो जाता है। हमारे देश में लगभग 2/3 लोग उपले लकड़ी, सूखी हुई टहनियाँ अधिक इस्तेमाल खाना पकाने, आग सेकने और पानी गर्म करने और रोशनी के लिए करते हैं। उपले क्या है? जो पशु के गोबर से बनाया जाता है, जो एक तरह का जलावन होता है और उसका उपयोग करके लोग खाना बनाने, पानी गर्म करने, रोशनी करने आदि के लिए इस्तेमाल करते हैं। कितना? 2/3 लोग। अब मृत सागर, मृत सागर के बारे में कहा गया है। देखिए मृत सागर यह दुनिया का सबसे नमकीन सागर है और सागर का नमकीन जो है खारापन 1000 ml पानी में मापा जाता है। 1000 लीटर पानी में मापा जाता है। एक 1000 लीटर पानी में मापा जाता है। तो देखिए 1000 लीटर पानी में कितना नमक निकला, उसी को हम खारापन बोलेंगे। तो मृत सागर में 1000 लीटर में, सॉरी 1000 नहीं, 1000 ml होगा। 1000 ml यानी 1 लीटर। 1 लीटर यानी 1 लीटर में कितना नमक है? तो यहाँ पे 1 लीटर में 300 ग्राम नमक है।
इस सागर के करीब 1 लीटर में 300 ग्राम नमक होता है। मृत सागर में हम ऐसे कर सकते हैं जैसे कि आराम से लेट सकते हैं। जैसे आप लेटेंगे इसमें तो आप डूबेंगे नहीं, क्योंकि इतना ज़्यादा नमक होता है जिससे इसका डेंसिटी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हाई होता है। और वस्तु कब डूबता है ये तो आपको पता ही है। अगर ऑब्जेक्ट का डेंसिटी पानी के डेंसिटी से ज़्यादा होगा तो डूबेगा। अगर ऑब्जेक्ट की डेंसिटी वाटर के डेंसिटी से कम होगा तो नहीं डूबेगा। तो वही बात होता है, हम लोग ऑब्जेक्ट हुए और मृत सागर का पानी वाटर, इसका डेंसिटी बहुत ज़्यादा अधिक होता है तो हम नहीं डूबते हैं। नागुम्फन क्या है? देखिए क्वेश्चन है, नागुम्फन क्या है? यह एक प्रकार के ऐसे डिजाइन हैं जो रंगोली, कढ़ाई और दीवारों को सजाने के लिए सौराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण भारत में प्रयोग किया जाता है। नागुम्फेन एक तरह का रंगोली है, रंगोली कढ़ाई है जो दीवारों को सजाने के लिए सौराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण में प्रयोग किया जाता है। मलेरिया की दवाई बहुत पुराने समय से सिनकोना पेड़ की छाल से बनाया जाता है। देखिए ये है सिनकोना। पहले लोग छाल को उबालकर और छानकर ही इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब दवाई से बनाते हैं। पहले लोग इसको छानकर उबालकर पी लेते थे, लेकिन अब दवाई बनाते हैं। सिनकोना के छाल और इसे कुनेन भी कहा जाता है, कुनेन वृक्ष। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। रोनाल्ड रॉस ने यह पता लगाया कि मलेरिया मच्छर से फैलता है। रोनाल्ड रॉस एक वैज्ञानिक था जिसने यह पता लगाया कि मलेरिया मच्छर से फैलता है। इसी कारण, इसी अचीवमेंट के लिए 1902 में उसे नोबेल पुरस्कार भी मिला, चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार। किसको? रोनाल्ड रॉस को। शरीर में हीमोग्लोबिन या आयरन की कमी होने पर यह गुण है, यह गुड़ होगा। गुड़, आंवला और हरे पत्तेदार सब्जियां खाना चाहिए क्योंकि इसमें लोहा होता है। ये क्वेश्चन सीटेट में पूछा भी गया है कि शरीर में हीमोग्लोबिन या आयरन की कमी होने पर कौन सा पदार्थ खाना चाहिए, तो आपको गुड़, आंवला और हरे पत्तेदार सब्जियों खाना चाहिए। मुंबई से दिल्ली तक का रास्ता 1400 किलोमीटर तक है। मुंबई से दिल्ली का दूरी 1400 किलोमीटर है। ठंडा रेगिस्तान, लद्दाख को ठंडा रेगिस्तान कहा जाता है क्योंकि बर्फ ही बर्फ है। लेह के घर की विशेषता देख लेते हैं। यह मकान पत्थरों को काटकर तथा उन पर मिट्टी और चूने से पुताई करके बनाया जाता है, यानी पत्थर को काट के, यहाँ पत्थर की जगह पत्थर होगा, पत्थर को काटकर उन पर मिट्टी और चूने की पुताई करके बनाया जाता है। यहाँ के लोग ऊपरी मंजिल पर रहते हैं। निचली मंजिल पर जानवर के रहने की जगह होती है। ज़रूरत का सामान इकट्ठा करते हैं। सर्दी के दिनों में अक्सर परिवार भी नीचे की मंजिल पर जानवरों के पास ही रहता है। नीचे की मंजिल में कोई खिड़की नहीं होती है, तो सीधी सी बात, नीचे की मंजिल में कोई खिड़की नहीं होता है, इसलिए सर्दी के दिनों में लोग यहाँ जानवर के साथ ही रहता है। छत को मजबूत बनाने के लिए पैरों के मोटे तने का इस्तेमाल किया जाता है। देखिए यहाँ पे सभी घरों के छत समतल और छत उनके घर के सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। गर्मियों की तेज धूप में ही बहुत सारे फल, सब्जी सुखा ली जाती है।
मोटी मोटी दीवारें, लकड़ी के फर्श और लकड़ी के छत ठंड से बचाने के लिए उपयुक्त होता है। देखिए, छत को समतल इसलिए बनाया जाता है कि छत पे कुछ सुखा सके, अपनी बेसिक नीड्स की कोई चीज़ जो है उसे सुखा सके। और मोटी दीवार, लकड़ी का फर्श इसलिए बनाया जाता है ताकि ठंडा से बचा जा सके, बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, इसलिए लद्दाख को ठंडा रेगिस्तान कहा जाता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट ये भी है। चांगपा, देखिए चांगपा क्या है? चांगपा घुमंतु लोग हैं। घुमंतु लोग जो एक जगह स्थिर ना रह करके, अस्थायी ना रह करके घूमते रहते हैं, जो हमेशा एक ही जगह पर नहीं रहते हैं। यह अपने भेड़ बकरी को झुंड में लेकर के चलते हैं और पहाड़ों में हरे मैदानों की खोज में घूमते रहते हैं। इन्हीं जानवरों से इन्हें कई अपनी ज़रूरत की सामान मिल जाता है। इसी जानवर से उसको अपनी ज़रूरत के सामान मिल जाता है, जैसे दूध, मांस एंड के लिए चमड़ा के स्वेटर, कोट आदि मिल जाता है। इस इलाके में 5000 लोग रहते हैं। 5000 लोग रहते हैं। भेड़ बकरियां ही इन लोगों की सबसे बड़ी पूंजी होती है। चांगपा जनजाति का जो सबसे बड़ी पूंजी है वो भेड़ ही बकरी ही होती है। चांगपा लोग खास तरह की बकरियां पालते हैं जिन्हें बालों से पश्मीना ऊन बनती है। यह चांगतांग इलाके में पाए जाते हैं। चांगतांग इलाके में पाए जाते हैं पश्मीना ऊन। चांगपा की भाषा में चांगतांग का अर्थ है ऐसी जगह जहां बहुत कम लोग रहते हैं। चांगतांग का मतलब क्या है? ऐसा जगह जहां बहुत कम लोग रहते हैं। जितनी ठंडी और ऊंची जगह होगी, इन बकरियों के बाल भी उतनी ही ज़्यादा नरम होंगे। इसलिए चांगपा इतनी मुश्किल हालत में भी ऊंचाई पर रहना पसंद करते हैं। होता क्या है, जितना ठंडा होगा जितना ही ऊंचाई ज़्यादा होगा, ये पश्मीना ऊन जो बनता है बकरियों से, ये बकरी बहुत ही नरम बाल उगता हुआ जहाँ बहुत ठंडा और ऊंचाई होता है। पश्मीना शॉल, एक पश्मीना शॉल में 6 स्वेटर के बराबर गर्मी होती है। यानी हम लोग का 6 स्वेटर और उन लोगों का एक पश्मीना शॉल। पश्मीना शॉलों को मशीन द्वारा नहीं बनाया जाता है। पश्मीना शॉल को मशीन द्वारा नहीं बनाया जाता, लेकिन इसको हाथ से बुनकर बनाया जाता है। एक साधारण पश्मीना शॉल तैयार करने में 250 घंटे लगते हैं। अगर कोई आदमी एक पश्मीना शॉल बनाना चाहे तो उसे 250 घंटा लगेगा। यह पश्मीना पहाड़ी बकरियों की एक खास नस्ल से बनाई जाती है जो लगभग 500 मीटर की ऊंचाई पर रह सकती है। यह सर्दियों में तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड से भी कम हो जाता है। सर्दी से बचने के लिए बकरियों के शरीर पर बहुत ही बारीक और नरम बाल उग जाते हैं। यह बाल बहुत ही पतली होती है, इतनी पतली कि बकरी के 6 बाल मिलाकर हमारे शरीर के एक बाल की मोटाई के बराबर है। यानी इतना पतला बाल हो जाता है कि इसका 6 हम लोग का एक बराबर। इसलिए पश्मीना शॉल को मशीनों द्वारा नहीं बनाया जा सकता। इतना पतला होता है कि मशीन द्वारा नहीं बनाया जा सकता। अब देखिए, इसमें इम्पोर्टेंट बात क्या याद रखना है। पश्मीना शॉल 6 स्वेटर के बराबर गर्मी देती है। यह एक विशेष प्रकार के बकरियों द्वारा बनाया जाता है। इसको हाथ से बुन के बनाया जाता है। एक पश्मीना शॉल बनाने में 250 घंटा लगता है। पश्मीना बकरी जो है, पहाड़ी बकरी जो है, 500 मीटर की ऊंचाई पर रह सकता है। ज़्यादा ठंडी और ज़्यादा ऊंचाई पर इसका बाल और पतला होता है। बकरी के 6 बाल हमारे सिर के एक बाल के बराबर है। पश्मीना शॉल को मशीन द्वारा नहीं बनाया जाता है। इतना बात इसमें क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। श्रीनगर के घरों की विशेषता के बारे में देखते हैं। श्रीनगर में बाहर से आए कई टूरिस्ट हाउस बोट का इस्तेमाल करते हैं। कहाँ पे? हाउस बोट 80 फुट तक लंबे होते हैं और 20 से इनकी चौड़ाई 8 से 9 फुट तक होते हैं।
80 फुट लंबा, 8 से 9 फीट चौड़ा होता है। और ये हाउस बोट का इस्तेमाल डल झील में करते हैं। श्रीनगर डल लेक और झेलम नदी में लोग बोट का इस तरह के बने लकड़ी के डोंग में रहते हैं। श्रीनगर के डल लेक और झेलम नदी में लोग बोट की तरह बने लकड़ी के डोंग में रहते हैं। ठीक है। पत्थर को काटकर एक के ऊपर एक रखकर बनाए गए घर कश्मीर के गांव में दिखते हैं। पत्थर के ऊपर मिट्टी की पुताई की जाती है और लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है। इन घरों के छत ढालुआ होते हैं। कहाँ पे? कश्मीर में। यहाँ के पुराने घरों की खासियत होती है जालीदार खिड़कियाँ जो बाहर की ओर उभरी हुई होती है। इन्हें डव कहते हैं। जो खिड़की बाहर की तरह देखिए उभरी हुई रहती है उसे डव कहते हैं। डव मतलब डव साबुन शैम्पू नहीं। डव मतलब पुराने घर की खिड़कियाँ जो बाहर से उभरी हुई रहती हैं। यह घर पत्थर की लकड़ी और ईंट से मिलकर बनते हैं। घरों के दरवाजे खिड़कियों पर डिजाइनदार मेहराब बना होता है। देखिए डिजाइनदार मेहराब। उधियू। उधियू क्या होता है? गुजराती में उधियू का मतलब उल्टा होता है। यह गुजरात की बहुत ही प्रसिद्ध भोजन है। इसमें ताज़ी सब्जी और मसाले को एक साथ मटकी में भरकर उसे सील बंद करके कोयला पर मटके को उल्टा रखकर पकाया जाता है। देखिए ताज़ी सब्जियों जो होता है, ये ताज़ी सब्जियों, इसको क्या किया जाता है? ताज़ी सब्जियों को मटका में भरकर उल्टा रखकर पकाया जाता है। उधियों के साथ मिट्टी के चूल्हे में पक्की बाजरे की रोटी और साथ में मक्खन दही और छाछ इसके साथ खाया जाता है। बाजरे की रोटी, मक्खन दही और छाछ इसके साथ खाया जाता है। किसके साथ? उधियों के साथ। ये हुआ उधियों। कुडुक झारखंड के लोगों की भाषा है। कुडुक जो है झारखंड के लोगों की भाषा है। कुडुक भाषा में तोरंग का अर्थ जंगल होता है। और जंगल अधिकार कानून 2007 में आया था। अब देखिए इस कानून के बारे में क्या। यह कानून आदिवासियों को जंगल बोलने का हक दिलाता है। 2007 में जो जंगल अधिकार कानून आया, यह आदिवासियों को जंगल बोलने का हक दिलाता है। जो लोग कम से कम 25 साल में रह रहे हैं, जो लोग कम से कम 25 साल से रह रहे हैं, उनका वहाँ के जंगल और वहाँ पैदा होने वाली चीज़ों पर हक है। उन्हें जंगल से हटाया न जाए। जंगल बचाने का काम भी उनकी ग्राम सभा करे। यहाँ जंगल होगा, जंगल बचाने का काम भी उनकी ग्राम सभा करे। आगे देख लेते हैं। देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है झूम। ट्रांसफॉर्मिंग फार्मिंग, झूम खेती। इस खेत में एक फसल काटने के बाद जमीन को कुछ साल तक आराम करने देते हैं। यानी एक बार फसल काट लेने के बाद उस जमीन को रेस्ट के लिए छोड़ देते हैं, उसमें खेती नहीं करते हैं। इस जगह जो बासियाँ जंगल उगे आते हैं, देखिए जब छोड़ देते हैं, खेती नहीं करते उस पर, एक बार फसल काटने के बाद छोड़ देते, खेती नहीं करते, तो उस पर कुछ खरपतवार निकल आते हैं। तो उसको क्या किया जाता है? बस गिरा कर जला दिया जाता है। इससे जमीन की उपजाऊ बनती है। यह राख जमीन के खाद में काम आता है। ठीक है। फिर जब इस जमीन में खेती की बारी आती है, जब खेती करना होता है, तो जमीन को जोता नहीं जाता है। क्या किया जाता है? जोता नहीं जाता है। बस हल्का सा बस जोता जाता होगा, बहुत हल्का सा, बहुत ही कम, और सिर्फ इतना कि उसमें बीज जा सके। एक खेत में अलग अलग तरह के बीज जैसे मकई, सब्जियां, मिर्च, चावल बोए जाते हैं। इसकी मुख्य फसल चावल है। जो मुख्य फसल है चावल है। फसल पकड़ी पर गांव में सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है।
यानी जब फसल पकता है तो गांव में सबसे बड़ा त्योहार मनाया जाता है। साथ में खाना खाते हैं और चेराव नृत्य भी करते हैं। चेराव नृत्य कब? झूम की खेती में, जब झूम का खेती होता है तो। आगे देख लेते हैं, ये देखिए, और ये खास करके मिजोरम राज्य में होता है। कहाँ होता है? मिजोरम राज्य में, मिजोरम में। देखिए, ये है चिराओ नृत्य। चिराओ डांस इज ए ट्रेडिशनल कल्चर डांस परफॉर्म्ड इन मिजोरम, इंडिया, consisting of mostly 6 to 8 people holding a pairs of bamboo stem on another horizontally placed bamboo on the ground। क्या करते हैं मिजोरम के लोग? जब झूम खेती करते हैं तो धान जब पक जाते हैं, चावल जब होता है, तो उस समय चिराओ नृत्य करते हैं। और इसमें 6 से 8 आदमी का ग्रुप होता है और ये बांस के सहारे, बैम्बो जिसे बोलते हैं, बांस के सहारे अपना नृत्य करते हैं। पूरन पोली क्या है? देखिए, पूरन पोली क्या है? मीठी रोटी जो गुड़ और जाम से बनाया जाता है या मसालेदार कढ़ी के साथ खाया जाता है। मीठी रोटी जो गुड़ और जाम से बनाया जाता है या मसालेदार कढ़ी के साथ खाया जाता है। अब जॉन ग्रेंगर मेंडल के बारे में देखते हैं। इनका जन्म 1822 में ऑस्ट्रेलिया के एक गरीब परिवार में हुआ। किसका? मेंडल का। इन्होंने 7 साल तक 28,000 पौधे पे प्रयोग किए। यानी कितने? 28,000 पौधे पे प्रयोग किए। और इन्होंने मटर के पौधे पे अपना प्रयोग किया। किस पे किया? मटर के पौधे पर। इंडिया आनुवंशिकता का जनक भी कहा जाता है, मतलब जेनेटिक फादर ऑफ इंडिया, आनुवंशिकता का जनक भी कहा जाता है, फादर ऑफ जेनेटिक इन इंडिया। इसके सिद्धांत को इनकी मृत्यु की कई वर्ष बाद मान्यता मिली। सीधी सी बात है, किसी के अचीवमेंट को तब नहीं समझा जाता है, लेकिन जब वक्त बीत जाता है, लोग उसके एडवांटेज को समझते हैं, तब शायद उसको, उस बात को अपने अमल करते हैं, उस बात पे अपना अमल करते हैं। तो यही चीज मेंडल के साथ भी हुआ था। तीन जमीन क्या अर्थ है? तीन जमीन, एक तीन जमीन क्या का क्या अर्थ है? सॉरी, एक तीन जमीन का क्या अर्थ है? एक तीन बीज को जितने जमीन में बोया जाता है उतने जमीन को एक तीन जमीन कहते हैं। देखिए होता क्या, एक टीन, टीन मतलब जस्ट ए कंटेनर, इसमें बीज है, इस बीज को जितना जमीन में बोया जाता है उसी को एक टीन जमीन कहते हैं। नोट, क्रोटन पौधे की जड़ें जमीन में बहुत अंदर नहीं जाती है। जब यह मुरझाने लगते हैं तो किसान समझ जाते हैं कि खेती को पानी की आवश्यकता है। ये क्रेटन का पौधा, यह जमीन में बहुत नीचे तक नहीं जाता है, बस थोड़ा सा नीचे तक जाता है। और जैसे ये पौधा मुरझा जाता है, मुरझाने लगता है, तो किसान समझ जाता है कि पानी की आवश्यकता है। सर्वाधिक भीड़ वाला शहर मुंबई है। मुंबई से दिल्ली आने के लिए महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान राज्यों पर गुजरता है। सीधी सी बात है, दिल्ली यहाँ पे होगा, यहाँ पे महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र जैसे जाएंगे तो यहाँ पे गुजरात, यहाँ पे राजस्थान से क्रॉस करेंगे। माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली पहली भारतीय महिला बिछेंद्री पाल थी, जो 23 मई 1904 को 1:07 पर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ा था। माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली विश्व की पांचवी महिला बिछेंद्री पाल, विश्व की पांचवी महिला बिछेंद्री पाल और प्रथम भारतीय महिला
बिछेंद्री पाल। 12 वर्ष की आयु में बिछेंद्री पाल ने 4000 मीटर की ऊंचाई चढ़ी, 4000 मीटर की ऊंचाई पर चढ़ी। नेपाल में माउंट एवरेस्ट को सागरमाथा कहा जाता है। बिछेंद्री पाल 43 मिनट तक माउंट एवरेस्ट पर रही। कितने मिनट तक? 43 मिनट तक। अंतरिक्ष में सभी चीज़ों वायु में तैरने क्यों लगते हैं? अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण शून्य होने के कारण। सीधी सी बात है, अगर 1 सेकेंड के लिए पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण हटा दिया जाए तो लोग इस पे रखी वस्तु इत्र वित्र तित्र हो जाएंगे, इधर से इधर उधर से इधर। जिस तरह से उड़ने लगेंगे। चांद पे उतरने वाला पहला व्यक्ति कौन था? चांद पे उतरने वाला पहला व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग था, जो 21 जुलाई 1969 को चांद पे उतरा था, कदम रखा था। ठीक है, अब दांडी यात्रा के संबंध देख लेते हैं। दांडी यात्रा के बारे में। दांडी यात्रा का संबंध नमक से था। दांडी यात्रा कब प्रारंभ की गई? 1930 में। यात्रा कहाँ से कहाँ तक हुई थी? अहमदाबाद से दांडी तक, गांधी जी तथा इनके अनुयायी द्वारा। आप थोड़ा सा डिटेल्स देख लेते हैं गांधी यात्रा के बारे में, दांडी यात्रा के बारे में। देखिए, नमक पे टैक्स जो लग गया था, इसी के विरोध में नमक यात्रा एक अहिंसक विरोध है, जिसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था। नमक सत्याग्रह ब्रिटिश नमक एकाधिकार के खिलाफ कर प्रतिरोध अभियान के परिणाम स्वरूप शुरू किया गया था। और नमक सत्याग्रह जो है वो 12 मार्च 1930 को गुजरात के साबरमती आश्रम से दांडी के लिए शुरू हुआ था, बड़े समूह के साथ शुरू हुआ था। और यह महात्मा गांधी के साथ 80 अनुयायियों के साथ शुरू हुआ था, और इसमें धीरे धीरे 50,000 लोगों का साथ मिला, और अंत में यह समाप्त हुआ। जो रास्ते में शामिल हुए 50,000 लोग। यह यात्रा 5 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचा और वहां समाप्त हुआ। तो टोटल कितना दिन? 24 दिन रहा। 12 मार्च 1930 से लेके 6 अप्रैल 1930 तक ये टोटल 24 दिन का यात्रा था। महात्मा गांधी के साथ 78 अनुयायी था। साबरमती आश्रम से शुरू किया गया और दांडी तक गया। ये मुख्य पॉइंट है इसका। छः अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार द्वारा लगाए गए दांडी नमक कानून को तोड़ा। वर्ष 1930 के अंत तक नमक कानून तोड़ने के आरोप में ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी और 60,000 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, और गांधी जी 1931 में जेल से रिहा हुए। दांडी मार्च सविनय अवज्ञा आंदोलन को पहला करता, और जिस दांडी मार्च खत्म करने के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ। सविनय अवज्ञा आंदोलन पूरी व्यवस्था को खारिज करने की वजह सरकार की लोगों की अवज्ञा का प्रतीक था। अब देख लेते थोड़ा सा, जो बहुत ही बार बार पूछा जाता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, विटामिन के बारे में। विटामिन बी और सी जो है ये वाटर में घुलता है, और ए के ई डी ये सारे विटामिन जो है वसा में घुलता है। तो ये वाटर सोल्यूबल है, ये वसा में सोल्यूबल है। तो देखते हैं, विटामिन ए को
इसका रासायनिक नाम रेटिनॉल है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। अगर किसी आदमी को इसका कमी हो जाए तो क्या होगा? कमी होने पे रतौंधी होगा, मतलब नाइट ब्लाइंडनेस। अब इसका स्रोत क्या है? क्या क्या खाए तो हमको विटामिन ए मिल सकता है? तो गाजर खाइए, दूध खाइए, अंडा खाइए, फल खाइए, इससे आपको प्रचुर मात्रा में विटामिन ए मिलेगा। और सीटेट यही स्रोत से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। अभी हम विटामिन बी के ग्रुप को छोड़ रहे हैं, पहले हम ए देखें, उसके बाद डी देख लेते हैं। सी, बी और सी को छोड़ देते हैं क्योंकि बी और सी वाटर सोल्यूबल है, इसको हम बाद में देखेंगे। विटामिन डी जो है इसका रासायनिक नाम कैल्सीफेरोल है। और विटामिन डी की कमी अगर हो जाए किसी को तो रिकेटस नामक रोग हो जाएगा। और सबसे अच्छा नेचुरल विटामिन डी सूरज का प्रकाश है जो हमें मुफ्त में मिलता है, और इसके अलावा भी दूध और अंडा में मिलता है। विटामिन ई, विटामिन ई का रासायनिक नाम टेकोफेरोल है। क्या है? टेकोफेरोल। और इसके कमी से जनन शक्ति कम होना, जेनेटिक डिजीज जो होता है इसके कारण होता है। सॉरी, जेनेटिक नहीं, आनुवंशिकता के अंतर्गत बहुत सारे रोग है, लेकिन हम इसको आनुवंशिकता नहीं बोलेंगे, जनन शक्ति कम होना बोलेंगे, इनफर्टिलिटी बोलेंगे। इसका स्रोत हरी सब्जी है, मक्खन है, दूध है। विटामिन के, विटामिन के का नाम फिलोक्वानिन है। अब विटामिन के की कमी अगर हो जाए किसी को तो क्या होगा? उसके शरीर में रक्त का थक्का नहीं बनेगा, यानी किसी आदमी का एक्सीडेंट हो गया, कहीं कट फट गया तो खून बहते ही रह जाएगा, ब्लड क्लॉट नहीं होगा। किस चीज़ से विटामिन के हमको मिल सकता है? टमाटर से, हरी सब्जियों से, दूध से। अब विटामिन बी कॉम्प्लेक्स को देख लेते हैं। विटामिन बी1, इसका रासायनिक नाम थायमीन है। रासायनिक नाम थायमीन है। अगर इसका कमी हो जाए तो क्या होगा? तो बेरी बेरी नामक एक रोग होता है जो हो जाएगा। अगर हम इसे पूरा करना चाहे विटामिन बी1 को तो कहाँ से पूरा होगा? मूंगफली से पूरा होगा, आलू से पूरा होगा, और हरी सब्जियों से पूरा होगा। दूसरा है विटामिन बी2। विटामिन बी2 को राइबोफ्लेविन कहते हैं, रासायनिक नाम इसका राइबोफ्लेविन है। और अगर इसका कमी हो जाए तो क्या होगा? त्वचा आपका फटेगा, स्किन जो है वो फटेगा, आँख का रोग होगा। अगर हम इसे पूरा करना चाहें तो कहाँ से होगा? अंडा से होगा, दूध से होगा, हरी सब्जियों से होगा। विटामिन बी3, इसे पेंटोथेनिक अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं? बी3 को पेंटोथेनिक अम्ल कहते हैं। अगर इसका कमी हो जाए तो क्या होगा? अगर इसका कमी हो जाए तो पैरों में जलन, बाल सफ़ेद होते हैं बहुत सारे लोग के टाइम से पहले ही। अगर हम इसे पूरा करना चाहे विटामिन बी3 तो कहाँ से होगा? मांस से होगा, दूध से होगा, टमाटर और मूंगफली से। विटामिन बी5, इसे निकोटिनोमाइड कहते हैं या नियासिन कहते हैं, नियासिन। इसकी कमी से मानसिक विकार यानी पेलाग्र रोग होते हैं, और इसकी भरपाई हमें मांस, मूंगफली, आलू से होता है। विटामिन बी6, इसका रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन है, पायरिडॉक्सिन है। और इसका कमी हो जाए तो इसके भी कमी से एनीमिया और त्वचा रोग होता है। और पूरा करना चाहे तो दूध, मांस, सब्जी से आदि से पूरा हो सकता है।
तो चलिए, ये आज का सीरीज़ था जिसमें हम कम्प्लीटली 5 क्लास NCERT का डिस्कशन किया। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आगे हम EVS के पेडागोजी पे कंप्लीट अपना वीडियो लाएंगे जो बहुत ही हेल्पफुल होगा सीटेट एग्जामिनेशन के लिए। अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।